जब मैं दोबारा सोचता हूँ कि आपके पास्ट के बारे में और अभी का सिचुएशन, बहुत मोटिवेशन होता है खुद से और अच्छा भी लगता है कि हाँ मैंने अपने लाइफ को चेंज कर पाया। मेरे पापा का एक्चुअली देहांत हो गया था, तो मेरा मम्मी फिर दोबारा एक मतलब शादी की है, तो फिर मैं उस घर पे रह नहीं पाया क्योंकि मेरा जो स्टेप फादर है उसने मुझे बोला कि यू कांट स्टे, तो आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही घर पे तो प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने सोच लिया कि मैं निकल जाऊँ घर से, तो मैं निकल गया। उसके बाद ट्रेन पकड़ के आ गया सियालदह स्टेशन, तो फिर वहाँ पे 1.5 महीना या 2 महीना करीब मैं वहाँ पे रहा। फिर ऐसे ही जैसे स्टेशन का बच्चे लोग का लाइफ जैसा होता है वैसे ही मेरा लाइफ था। हर चीज़ के साथ मैं जुड़ा हुआ था, मारपीट झगड़ा, फिर बोतल कलेक्ट करना, फिर भीख मांगना, सब कुछ मतलब A to Z था मुझसे। एक चीज़ अच्छा था कि मैं जो स्कूल में हम लोग थे, उस स्कूल का जो टीचर लोग हैं वो लोग हम लोग को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो लोग को पता था कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उन लोग हम लोग को बहुत सिखाते थे अच्छा से और थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते थे हम लोग। साथ में रग्बी छोड़ के तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं था वो और स्पोर्ट्स। हर स्पोर्ट्स प्लेयर को एक ड्रीम होता है कि अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हम कलकत्ता में हैं और एक ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हुई रेलवे स्टेशन से, उसके बाद ड्रग एडिक्शन और उसके बाद सफ़र इंडियन रग्बी टीम में। आज हम आपको मिलवाएंगे प्रताप से, जिनका एक डिस्टर्ब चाइल्डहुड रहा। उसके बाद वो ऑर्फनेज में पले बड़े और 13 साल तक कभी स्कूल नहीं गए थे। उनका जो स्कूलिंग स्टार्ट हुआ 14 साल में, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और ऑर्फनेज के ही दौरान वो रग्बी के साथ इंट्रोड्यूस हुए और उन्होंने इंडिया को सबसे हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया। सीनियर इंडियन टीम में जगह बनाई 2019 में और एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। प्रताप, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गांव में। थैंक यू वेरी मच। प्रताप, अगर आपकी रग्बी के एक सफ़र की बात करें, रेलवे स्टेशन, ड्रग एडिक्शन, ऑर्फनेज और उसके बाद इंडियन टीम, तो ये एक सफ़र आपको कैसे आप ये डिस्क्राइब करेंगे सफ़र को? बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं दोबारा सोचता हूँ कि आपके पास्ट के बारे में और अभी का सिचुएशन, बहुत मोटिवेशन होता है खुद से और अच्छा भी लगता है कि हाँ मैंने अपने लाइफ को चेंज कर पाया। और आपने 2019 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो रग्बी की शुरुआत आपकी लाइफ में रग्बी कब आई? जब मैं हॉस्टल में था, तो जब 13-14 साल के समय में जब मैं हॉस्टल में था, तो वहीं पे खेलो रग्बी, जैसे कि हर कम्युनिटीज़ पे, हर एनजीओज़ पे जाके ट्रेनिंग कराते हैं, तो हमारा एनजीओज़ में भी वो लोग ट्रेनिंग कराते थे। तभी मैंने रग्बी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ मेरा, और एवरी सैटरडे हम लोग जाते थे एकेडमी के लिए, फिर आके ट्रेनिंग करते थे। फिर उसके बाद इस गेम के ऊपर इतना मेरे को पैशनेट हो गया, फिर इतना इंटरेस्टेड, इतना अट्रैक्टेड हो गया मैंने इस गेम के थ्रू, तो मैंने सोच लिया कि मैं अपना करियर इसी में। तो जब आपने रग्बी स्टार्ट की थी तो तब सोचा था कि आप उसको रग्बी में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, देखिए पहले तो सोचा नहीं थे। पहले तो कभी सोचते थे कि थोड़ा मौका मिला बाहर, क्योंकि एकेडमी हम लोग को जाना पड़ता था हॉस्टल से थोड़ा बाहर, तो हॉस्टल से बाहर जाने का वही एक ये था कि थोड़ा बाहर जाएंगे, खेलेंगे थोड़ा, फिर घूम के वापस आ जाएंगे, तो ये मोटिवेशन था। बट बाद में जब खेलते अंडर 16, 17, अंडर 18, 19, उसके बाद सीनियर्स टीम, उसके बाद तो ड्रीम तो होते रहता है कि हर स्पोर्ट्स प्लेयर को एक ड्रीम होता है कि अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ, तो बस। प्रताप, आपका एक डिस्टर्ब चाइल्डहुड रहा, तो आप रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन में जब पहुंचे, वहाँ से आप डॉन बॉस्को में गए, तो रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे थे आप? मैं जब छोटे थे 12-13 साल की उम्र में, तो मेरा मम्मी और मेरे पापा का एक्चुअली देहांत हो गया था, तो मेरा मम्मी फिर दोबारा एक मतलब शादी की है, तो फिर मैं उस घर पे रह नहीं पाया क्योंकि मेरा जो स्टेप फादर है उसने मुझे बोला कि यू कांट स्टे, तो आपको जाना पड़ेगा।
तो ऐसे ही घर पे तो प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने सोच लिया कि मैं निकल जाऊँ घर से। तो मैं निकल गया, उसके बाद ट्रेन पकड़ के आ गया सियालदह स्टेशन। तो फिर वहाँ पे 1.5 महीना या 2 महीना करीब मैं वहाँ पे रहा। फिर ऐसे ही जैसे स्टेशन का बच्चा लोग का लाइफ जैसा होता है वैसे ही मेरा लाइफ था। फिर मेरे दोस्त लोग हुआ वहाँ पे, फिर ड्रिंक ड्राइव पीना, उसके बाद फिर ज़्यादा जितने भी गंदा काम होता है सबके साथ जुड़ा हुआ था मैं। तो जब आप रेलवे स्टेशन में आप 1.5-2 महीना रहे तो वहाँ एक खाने की भी लड़ाई रहती होगी कि 2 वक्त 3 वक्त का खाना। जी, एक्चुअली ये जो मेरा जर्नी है एक्चुअली भी खाने से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि खाने का चक्कर में हम लोग हर जगह घूमते रहते हैं कि कहाँ खाना मिलेगा। तो ऐसे ही एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे बताया कि एक हॉस्टल है डॉन बॉस्को बोल करके, वहाँ पे आई थिंक लास्ट संडे ऑफ द मंथ दे होस्ट अ फेयर काइंड ऑफ। तो वहाँ पे चलते हैं हम लोग, वहाँ पे जाके हम लोग वहाँ पे अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो उसी के चक्कर में मैंने आ गया आशालयम पे। तो आशालयम पे आके उसके बाद वो मेला में हम लोग थे, उसके बाद एंजॉय किए। तो फिर जब ख़त्म हो जाता है तब वो सर लोग हम लोग को बताते हैं कि यहाँ अच्छा फैसिलिटीज़ है, आप लोग यहाँ पे रह जाओ, क्या करोगे स्टेशन पे, स्टेशन लाइफ को चेंज करना है, स्टेशन में नहीं रहना है। तो उसी में मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि मैं कि यहाँ पे नहीं रह, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे लोग थे वहाँ पे, मैं भी देखा है कि वहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटीज़ भी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं और स्टेशन लाइफ में वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। यहाँ पे स्टेशन लाइफ में तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जी, ड्रग्स, मतलब हर चीज़ के साथ मैं जुड़ा हुआ था। मारपीट, झगड़ा, फिर बोतल कलेक्ट करना, फिर भीख मांगना, सब कुछ मतलब A to Z था मुझसे। तो उसके बाद फिर आप डॉन बॉस्को में आए। फिर डॉन बॉस्को में आके मेरा थोड़ा सा लाइफ चेंजेस हुआ। तो आप 13 साल तक कभी स्कूल नहीं गए थे? नहीं, स्कूल में मैं कभी गया नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली में कोई देखने वाला था नहीं कि या भेजने वाला कोई नहीं थे, कि क्योंकि मम्मी पापा काम करते थे, उसके पापा का देहांत होने के बाद मम्मी भटक गया, फिर मैं भी तो और हुआ नहीं, मतलब जा नहीं पाया स्कूल। और फिर आपने जो डायरेक्ट आपकी एंट्री हुई स्कूल में, तो डॉन बॉस्को में आपने स्कूल में एडमिशन लिया? जी हाँ, जब डॉन बॉस्को में पहले आया था मेरे को पूछा गया, जब काउंसलिंग होता है आपका, जो बच्चे लोग आते हैं स्टेशन से तो उनका काउंसलिंग होते हैं, तो उसमें मेरे को पूछा गया। तो मैंने बोला कि मैंने स्टडी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। तो उन्होंने मैं 2-3-4 महीने का ट्रेनिंग दिया, मतलब इन हाउस पे। उसके बाद जाके मेरा क्लास 6 में मेरा पहला स्कूल कैरियर का एडमिशन हुआ एक्चुअली। तो फिर पढ़ाई अच्छी लगने लगी? अब पहले तो थोड़ा टफ लगता था। फिर एक चीज़ अच्छा था कि मैं जो स्कूल में हम लोग थे, उस स्कूल का जो टीचर लोग है वो लोग हम लोग को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो लोग को पता था कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उन लोग हम लोग को बहुत सिखाते थे अच्छा से, और थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते थे हम लोग को, तो इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर उसके बाद क्लास 8, 9, 10 पे अच्छा रिजल्ट करते जाए। और साथ साथ फिर रग्बी भी आपकी चलती साथ में रग्बी छोड़ के तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं था वो। और स्पोर्ट्स जैसे कि जब से मैंने मतलब आशालयम पे आए और जैसे मेरे रग्बी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से मैं सोचा था कि मुझे रग्बी खेलना है और कुछ नहीं। तो रग्बी का क्या एक रोल रहा आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ चेंज करने में? एक सबसे बड़ा रोल रग्बी का है मेरा लाइफ चेंज करने के लिए, ये है जंगल क्रूज़ के थ्रू, जो खेलो रग्बी सोशल प्रोजेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे जो बच्चे लोग का लाइफ चेंजेस का जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प किया मेरा लाइफ चेंज करने के लिए। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि रग्बी एक अंडा से बॉल है, और जो कभी भी गिर सकता है, कोई भी मकाम पे पहुँच सकता है, क्योंकि किसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि जब बॉल ड्रॉप होंगे ना, आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा साइड पे जाएंगे। तो जब आपने रग्बी नहीं मतलब के बारे में पता था, तो आपको लगता था कि ये बॉल का शेप जो है नहीं, अंडा शेप में है? मैं एक्चुअली फुटबॉल का देखा होगा। मैं एक्चुअली रग्बी बॉल पहले हमारा जो स्टोर रूम होता है वहाँ पे हमने देखा था कि एक बॉल गिरा हुआ है। तो फिर मैंने पूछताछ किया कि ये क्या है। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो सीनियर्स लोग थे वो लोग जाते थे हर सैटरडे एकेडमी पे। तो फिर मेरे को उन लोग इन्वॉल्व किया, मैंने भी इंटरेस्ट दिखाया। फिर बाद में तो आपका पहला टूर्नामेंट जो प्रोफेशनल टूर्नामेंट था कौन सा था? मेरा पहले स्टार्टिंग हुआ कोलकाता से ही। मैं छोटा, जैसे कि अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 ऐसा जो छोटा टूर्नामेंट होता है कोलकाता में, वहीं पे खेलते थे। तो फिर जाके 2000 आई थिंक 10 या 11 पे मुझे अंडर 18 या 19 टूर्नामेंट मुंबई पे था, जहाँ पे मुझे अपना क्लब से जंगल क्रूज से सिलेक्ट किया गया, और वो मेरा पहला टूर था। और फिर उसके बाद आपने वेस्ट बंगाल को भी रिप्रेजेंट किया? उसके बाद हाँ, वेस्ट बंगाल को हमने मेरा मौका नहीं हुआ वेस्ट बंगाल को जूनियर में रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि तब मैं उतना अच्छा प्लेयर नहीं था शायद। बट जैसे भी मैं खेलते खेलते आगे गया और मैं सीनियर्स
बंगाल को सीनियर में बहुत बहुत बार रिप्रेजेंट किया। और जब 8 से 9 बार इंडिया को आपको एक मौका मिला रिप्रेजेंट करने के लिए, तो किस तरह की फीलिंग थी, क्योंकि एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट। जब मैंने पहला कैंप में गया था, इट वाज 2014 या हाँ ऐसे ही करीब, क्योंकि वो अंडर 19 का एक सिलेक्शन कैंप था जो कोलकाता में हुआ था। उसमें मैं भी उस टीम का मतलब उस टीम पे थे, उस मतलब कैंप पे थे। तो बट जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स कितना है, मतलब पासपोर्ट बनाना या बहुत टफ होते हैं, क्योंकि हमारा पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरा भी खुद नहीं है। तो वही वो कैंप में मैंने एकदम लास्ट तक था, जो कि मतलब पाकिस्तान जाने वाला था हम एक टूर पे, जूनियर टूर था वो, जूनियर अंडर 19 के लिए। बट एट द एंड पे मेरा पासपोर्ट अप्लाई हो चुका था, लेकिन पासपोर्ट पहुंचा नहीं है टाइम पे। तो वो आपका फिर एक जो अपॉर्चुनिटी वो मिस हो गई, मेरे को मिस हो गया वो। उसके बाद मैंने फिर ध्यान में रखा कि नेक्स्ट टाइम मैं पासपोर्ट जब मेरे को मिल गया, मैं एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस था कि इस बार जब भी मेरे को मौका मिलेगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए या कैंप में बुलाएंगे हमको, ज़रूर हम जाएंगे और जाके मेरा 100% देना है और मेरे को एक बार इंडिया खेलना है बस। तो प्रताप, फिर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा और आपकी खुद की ज़िंदगी रग्बी से चेंज हुई और अब आप खेलो रग्बी के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। जी। तो अब आप दूसरों की ज़िंदगी को चेंज कर रहे हैं, अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हैं, तो ये किस तरह की एक फीलिंग आती है, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से हैं कि खुद इतनी मुश्किल रही और आप अब उन्हीं कम्युनिटीज़ में जो बच्चे अंडर प्रिविलेज सेक्शन के हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। जी देखिए, एक्चुअली ये जो मोटिवेशन हमको इधर ही से मिला है, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ से देख के, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटे से, क्योंकि मैं भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ छोटा से, तो मुझे लगता था कि ये प्रोजेक्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू लाइफ चेंज हो सकता है। तो जैसे कि मेरा लाइफ चेंज हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा हमारे पास और भी 100 बच्चे हैं जो कि हमारा स्टोरी से हमसे बात करके, हमसे प्रेरणा लेके, हमसे पूछ के कि भैया अगर आप कर सकते हो तो हम लोग भी कर सकते हैं, वो जो एक मेंटेलिटी होता है उनको, तो वो देख के मुझे अच्छा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मैं भी सोचा है कि इस प्रोजेक्ट में मैं भी आऊँ, मैं भी जुड़े जाऊँ इसमें, मैं भी और जितना हेल्प कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट ग्रो होने के लिए। हाँ, और सारे जो लीडर्स लोग हैं हमारे, ये सब सेम मेरा जो बचपना था, ये लोग उसी जगह से है, उसी पोजीशन से आया है, उसी सिचुएशन पे वो लोग भी जा रहे हैं। तो मैं ही सोचा कि अगर मैं चेंज हो सकता हूँ तो हम इनको हेल्प करके मैं भी। तो आप अपनी स्टोरी भी शेयर करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए? वो तो ज़रूर, जब भी हम देखते हैं कि उन लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, उन लोग थोड़ा कभी स्कूल में, कॉलेज में मेरा भी बहुत मार्क्स ख़राब आते थे पहले, मैं भी उनको मोटिवेट करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर मेहनत करते रहोगे तो ज़रूर आपको। तो आपने अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके भी कोचिंग कराते हैं या यंग लीडर्स को, यंग कोचेस को तैयार करते हैं, टीनेजर्स को, कि वो जाके कराएं। तो जब आप कभी कम्युनिटीज़ में जाते हैं, खासकर अंडर प्रिविलेज सेक्शन में, बस्तीज़ में, तो काफ़ी चैलेंजेस आते होंगे कि कई बार वहाँ खाना नहीं मिल रहा, स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट का मेन काम है वही कि यहाँ पे एक हम बात बोलेंगे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नो स्कूल नो रग्बी। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कम्युनिटीज़ के बच्चे लोग हैं उन लोग ये रग्बी से एक अट्रैक्टेड हो गया, मतलब अट्रैक्शन हो गया रग्बी उनके लिए। तो जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि ये बच्चे अट्रैक्टेड हो गया, तब उसको बच्चे के बारे में हम लोग पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है घर पे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कुछ माइनर पॉइंट की कि वे बच्चे स्कूल में नहीं है। तो बेसिकली पहले आप उनको रग्बी की आदत डालते हैं, फिर रग्बी के थ्रू उनको स्कूल में। जी, वही हमारा मेन काम है एक्चुअली। प्रताप, अब आप एक सेटल्ड हैं, एक आपके पास डायरेक्शन है लाइफ में, तो उसके बाद अपनी फैमिली के पास दोबारा जाने की कोशिश करी या मिलने की? मैं अपना मम्मी से आई थिंक 2015 पे लास्ट बात की थी, क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि सबका मम्मी पापा होते हैं, सबको देखते इतना प्यार करते, तो मुझे भी लगा कि उनसे थोड़ा टचअप में रहने से अच्छा होता है। बट मेरा मम्मी ने एक बात कहा कि टाइम बहुत चेंज हो गया है, तो अभी हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि अगर मम्मी नहीं रहेंगे मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं भी हो, जहाँ पे वो ठीक है, बस यही दुआ करता हूँ और क्या। प्रताप, आप स्पोर्ट्स गांव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मौका देने के लिए नहीं, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है उससे और लोग भी इंस्पायर हों, और जिन लोगों को कम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन हो कि जब प्रताप उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं कि एक स्टेशन से एक ड्रग एडिक्ट होने के बाद भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया और सीनियर इंडिया को, तो वो लोग भी कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रग्बी जो जिस तरह से ज़िंदगी बदल रही है, तो इसी तरह
ज़िंदगी बदलती रहे। आप एक ज़रिया हैं। और जो हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आपके पास लेकर आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो कहीं कोई कहानी आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि हर कहानी अपने आप में मिसाल है। धन्यवाद दोस्तों।